हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग बच्चे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का व्हीट स्टोन ब्रिज। बहुत ही प्यारा छोटा सा टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैंने किरचॉफ्स लॉ के 2 पार्ट्स आपको पढ़ाए हैं, पार्ट 10 एंड पार्ट 11। अगर वो आपने नहीं अभी तक अटेंड करे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे रखे हैं, डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करके वापस इस पे आएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। फिलहाल इस टॉपिक में मैं आपको व्हीट स्टोन ब्रिज की पूरी एक्सप्लेनेशन, कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, प्लस साथ साथ में इसके न्यूमेरिकल्स भी हम इसी पार्ट में करने वाले हैं। इस तरीके से आपने कुछ व्हीट स्टोन ब्रिज देखा होगा, इसकी पूरी डिटेलिंग हम यहाँ करने वाले हैं। तो प्यारे, मैं हूँ वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर जो बेस्ड है आपके व्हीट स्टोन ब्रिज पे। बच्चे, बात आई कि व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है। व्हीट स्टोन ब्रिज आपने इस तरीके से ब्रिज आपने अपनी बुक में देखा होगा, कैपेसिटर्स में भी हमने कराया था। इवन इसी यूनिट में जब हम रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे तब भी हमने आपको ये बताया था। इसमें कुछ बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन बताई थी। वो सारी चीज़ें जो वहाँ मैंने सिर्फ बता दी थी लेकिन एक्सप्लेन नहीं करी थी, प्रूफ नहीं किया था, वो हम यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है बच्चे? ये एक इस तरीके की अरेंजमेंट होती है जो किसने बनाई है, ये बताई है ये हमारे फिजिसिस्ट हैं। कौन? सर चार्ल्स एफ व्हीट स्टोन। 1843 में इन्होंने इस तरीके से एक मेथड सजेस्ट किया जिस मेथड से आप किसी भी एक अननोन रजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अननोन रजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम्स लॉ से भी निकाली जा सकती है, लेकिन उसमें और इसमें क्या फ़र्क है वो हम देखने वाले हैं। फिलहाल व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है बच्चे, इस तरीके से 4 रजिस्टर्स लिए जाते हैं जिसमें से 3 रेजिस्टेंस P, Q, R आपको अननोन हो, नोन हो, 3 रजिस्टर्स नोन हो और एक रजिस्टर अगर अननोन हो तो अननोन रेजिस्टेंस को यहाँ लगा के इस तरीके से अरेंजमेंट करके 2 रजिस्टर्स ऊपर 2 रजिस्टर्स नीचे, बीच में एक गैल्वेनोमीटर और इधर उधर बैटरी लगा के A और C के अक्रॉस बैटरी लगा के किसी तरीके से ये हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। इस अरेंजमेंट को व्हीट स्टोन ब्रिज कहा जाता है। कैसे इसको हम फाइंड करते हैं वो हम देखने वाले हैं। फिलहाल इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस यूज्ड टू डिटरमाइन वन ऑफ दीज अननोन रेजिस्टेंसेस क्विकली एंड एक्यूरेटली। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एक्यूरेटली। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकलती है वो बिल्कुल एक्यूरेट निकलती है। ओम्स लॉ से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकलती है V = IR से, वो ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेट हो, लेकिन इससे बिल्कुल एक्यूरेट निकलती है। ऐसा क्यों, वो हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इसकी जो वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ रिमेनिंग 3 रजिस्टर्स, अगर हमें मालूम है तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए बच्चे, क्या किया जाता है, एक बात आपको अच्छे से पहले ये बता दें कि अननोन रेजिस्टेंस की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं सिंपल। एक जो अननोन रेजिस्टेंस है X, ठीक है, ये जैसे हमने यहाँ X लिया, यहाँ पे X ले लिया, यहाँ पे बैटरी लगाई, ठीक है, बैटरी के बाद रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज लगाया, वोल्टमीटर लगाया जो वोल्टेज फाइंड करेगा। इसके आगे हमने एक एमीटर लगा दिया, चाहे यहाँ लगा दीजिए एमीटर, चाहे यहाँ लगा दीजिए, ये करंट मेजर करेगा इस तरीके से। और V और A की वैल्यू से वोल्टेज और करंट आ जाएगा। आपको इन दोनों में रिलेशन मालूम है, V = IR होता है। V और I की वैल्यू डाल के R निकल सकता है ओम्स लॉ से गिवन एक रजिस्टर। यहाँ लेकिन जो रजिस्टर जिसको हमने X माना है, ये जो निकलेगा ये एक्यूरेट नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, ये व्हीट स्टोन ब्रिज के आखिरी में पता चलेगा। फिलहाल क्योंकि एक्यूरेट नहीं निकल सकता तो इन्होंने, भाई साहब ने, सर चार्ल्स एफ व्हीट स्टोन ब्रिटिश फिजिसिस्ट ने एक तरीका बताया। बोले भाई इस तरीके से हम एक्यूरेट रेजिस्टेंस बहुत ही आसानी से क्विकली निकाल सकते हैं, और वो भी एक्यूरेटली कैसे निकाल सकते हैं? बोले कुछ हम ऐसा करेंगे, ये जो P, Q, R और X 4 रजिस्टर्स के बीच में इस तरीके से गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, यहाँ पे हम इन चारों रजिस्टर्स की कुछ अगर वैल्यू ऐसे सेट कर दें
कुछ ऐसे सेट कर दें जैसे यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा, कितना करंट किस ब्रांच में जा रहा है वो इन रजिस्टर्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। इस तरीके से रजिस्टर्स को सेलेक्ट करें कि यहाँ से जो करंट जाए उसमें से अगर इधर बीच वाले पार्ट में कोई भी करंट अगर फ्लो नहीं करता है तो ऐसे ब्रिज को हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। बोले सर इसको ब्रिज क्यों बोलते हैं? ब्रिज इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ऊपर रास्ता है, एक नीचे रास्ता है, ये दोनों सड़कों के बीच में एक ब्रिज बना दिया एक तरीके से, तो इसे व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं, जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू होता हुआ करंट जाएगा। और क्योंकि व्हीट स्टोन ने बताया इसलिए इसे व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। लेकिन अगर यही व्हीट स्टोन ब्रिज में कुछ इस ऐसे कर दिया जाए कि अगर इसका और इसका रेशियो, पी रजिस्टर और क्यू रजिस्टर का जो रेशियो आएगा, अगर वो इस तरीके से R/X के इक्वल हो जाए तो बीच वाली ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। इसका उल्टा ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हम वैल्यूज ऐसे सेलेक्ट करें कि बीच में कोई भी करंट फ्लो ना करे, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर अगर 0 हो जाए, इन दैट कंडीशन P/Q का रेशियो R/X के रेशियो के इक्वल हो जाता है। और अगर ये इक्वल हो गया तो इस इक्वेशन में अगर हमें P, Q, R मालूम है तो हम क्या निकाल सकते हैं? अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू, X की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इस कंडीशन को हम कहते हैं जब बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करता और ये रेशियो ऑफ आर्म्स ऑफ रेजिस्टेंसेस इक्वल होते हैं, इसे हम कहते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। अब ये कहाँ से आई? 2 मार्क्स में बोर्ड्स की अगर बात करें क्लास 12 की तो ये डेरिवेशन में आ सकता है कि डिराइव द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ का लॉ का यूज करके ये बताना है कि भैया ये लिख कैसे दिया, अगर बीच में करंट नहीं जाएगा तो ये रेशियो इक्वल कैसे हो जाएगा। चलिए समझाते हैं कैसे भैया इक्वल हो जाएगा। डेरिवेशन ऑफ बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। देखिए बच्चे, ये इस तरीके से व्हीट स्टोन ब्रिज बना लिया है। 2 रजिस्टर्स ऊपर हैं, 2 रजिस्टर्स नीचे हैं। वैसे हमने इसका नाम P, Q, R और X लिखा है। नाम कोई भी हो सकता है, ABCD रजिस्टर लिख सकते हैं, STUV रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, लेकिन जनरली P, Q, R, X से ही डिनोट किया जाता है। ऐसे करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बच्चे ये देखिए, जैसे इस तरीके से ये करंट आया I, मान ले ये यहाँ पे जब करंट पहुँचेगा तो बच्चे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक ऊपर एक नीचे। मान ले ऊपर गया I1, नीचे गया I2, ठीक है भैया। अब ये जब I1 यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ फिर 2 रास्तों में डिवाइड हो गया। मान ले नीचे कितना करंट गया? नीचे गया आपका IG करंट, गैल्वेनोमीटर में IG करंट। और इस वाले में अगर I1 आ रहा था, I1 में से IG इधर चला गया, तो अगर हम जंक्शन रूल लगाएंगे तो I1 में से IG इधर, तो इधर जाएगा I1 माइनस IG, I1 माइनस IG। अच्छा, अब इधर कितना जाएगा वो देखिए, इधर से IG आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है। ये दोनों करंट आपस में मिलेंगे और मिलके यहाँ पे जाएंगे, तो ये मिलके हो जाएगा I2 प्लस IG, I2 प्लस IG। ये सारे हमने रजिस्टर्स का करंट डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया। क्वेश्चन में कहा गया इसको डिराइव करिए किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से कि P/Q इक्वल टू R/X कैसे होता है अगर बीच में करंट फ्लो ना करे। तो चलिए किरचॉफ लॉ हम लगाते हैं एक इस लूप में, इस लूप का नाम रख दें लूप 1, और एक इस लूप में लूप 2। दोनों हमने क्लॉकवाइज ले लिए हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि क्लॉक ही लेने हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करें लूप 1 की। लूप 1 की अगर बात करें तो इसमें टोटल EMF कितना आ रहा है? किरचॉफ्स का सेकंड लॉ होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, टोटल E इक्वल टू टोटल IR। तो टोटल E इस पूरे लूप में देखें तो 0 आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 0, जबकि R जो हैं वो 3 आ रहे हैं। बोले 3? सर ये तो 2 ही दिख रहे हैं, 1 और 2 नहीं बेटा, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा है तो गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस कंसिडर किया जाएगा। कोई इंस्ट्रूमेंट है तो इसका अपना रेजिस्टेंस होगा और इसके रेजिस्टेंस को हम G से ही डिनोट करेंगे। तो 3 रेजिस्टेंस हो गए। इस वाले में करंट हो गया I1, इसमें IG और इसमें I2। तो पहले इसका I इंटू R करें तो ये हो गया I1 इंटू P। साइन क्या होगा? प्लस, क्योंकि करंट उसी डायरेक्शन में है और लूप भी उसी डायरेक्शन में। इसमें देखें IG इंटू G, इसका डायरेक्शन उसी में है तो इसका भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा ये है ऐसे आए ऐसे I2 इंटू R, लूप ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में I2 इंटू
R, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 लिख दें। चलिए अब बात करें लूप 2 की। लूप 2 में अगर देखा जाए इसमें, तो इसमें भी टोटल EMF है आपका 0, और अगर IR देखें तो फिर 3 आ रहे हैं, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस। इसका साइन देखें, ऐसे चल रहे हैं तो ये वाला करंट प्लस लेंगे, ये वाला लूप ऐसे है, करंट ऐसे है तो माइनस लेंगे, जबकि ऐसे लूप जा रहा है ऊपर और करंट नीचे है तो इसका भी माइनस। तो सबसे पहले ऊपर वाले का बताइए, इसका क्या आएगा, I1 माइनस IG इंटू Q और साइन प्लस। दूसरा इसका माइनस हो जाएगा, करंट ऐसे है तो ये हो जाएगा I2 प्लस IG इंटू X, जो हमें कंडीशन के हिसाब से x की वैल्यू निकालनी होगी। फिर ऐसे चले, ऊपर करंट नीचे है, लूप ऊपर जा रहा है तो माइनस IG इंटू G, ये हो गई इक्वेशन 2। बच्चे हम यहाँ लिखेंगे कि इफ नो करंट फ्लोज थ्रू, इफ नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर, ऐसे कुछ हम यहाँ पे सेट कर दें रेजिस्टेंस कि बीच में कोई करंट जाए ही ना, बीच में कोई करंट ना जाने का मतलब B और D इज एट सेम पोटेंशियल। भाई अगर 2 पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होते हैं तो करंट फ्लो नहीं करता, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन अगर दोनों सेम पोटेंशियल पे हो जाए तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इफ नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर, दैट इज VB इज इक्वल टू VD, पोटेंशियल एट B और D इक्वल हो जाए, या फिर और कहते हैं IG इज इक्वल टू 0 हो जाए, देन फर्स्ट इक्वेशन बताइए जरा, फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी। इसमें IG की वैल्यू डायरेक्ट 0 डाल दे रहा हूँ तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू I1P माइनस I2R, दैट इज इसको इधर ले आए तो ये बन गया आपका I2R इज इक्वल टू I1P, ठीक है, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन जरा देखिए, सेकंड वाली को अगर हम IG इज इक्वल टू 0 डाल दें तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0 इज इक्वल टू I1 इंटू Q, यहाँ पे माइनस I2 इंटू X, क्योंकि IG 0 हो गया है, ये भी 0 खत्म। इस चीज़ को इधर ले आए तो ये बन गया I2 इंटू X इज इक्वल टू I1 इंटू Q। बच्ची ये जो दो बॉक्स में इक्वेशन आई हैं, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ये बन गया I2R इज इक्वल टू I1P अपॉन I2X इंटू इज इक्वल टू I1Q। ऐसा करने से I से I2 से I2, ये बन गया देखिए P अपॉन Q, इधर लिख देना P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X। यही देखिए कंडीशन मैंने आपको बताई थी, दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। यहाँ लिख दें दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है प्यारे, समझ में आ गई कैसे करना है, ठीक है कि नहीं है, सिंपल सी डेरिवेशन है, जल्दी से कॉपी में कर लीजिए। अच्छा एक बात और है, अगर P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो R को अगर नीचे ले आए तो P अपॉन R इज इक्वल टू Q ऊपर Q अपॉन X ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, चाहे दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, चाहे दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है बच्चे, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ओके प्यारे, तो अभी बात आई सेंसिटिविटी ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या होता है, बात आई सेंसिटिविटी, एक इंपॉर्टेंट टर्म है सेंसिटिविटी। अभी यहाँ पर इस टॉपिक में मैं आपको बहुत ही ब्रीफली समझा रहा हूँ, सेंसिटिविटी डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ। इसका एक अगला टॉपिक है स्लाइड वायर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वहाँ मैं इसकी डिटेलिंग करूँगा जो हम आगे लेक्चर्स पढ़ाने वाले हैं। इसलिए अभी ये मत बोलना कि सर सेंसिटिविटी समझ में नहीं आया, डिटेल नहीं हुई। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज, बात आई सेंसिटिविटी क्या होती है बेटा। सेंसिटिविटी का यहाँ सिंपल, अभी मैंने बोला समझा नहीं रहा हूँ डिटेल। सेंसिटिविटी का मतलब ये है, आप देखिए यहाँ पे ये करंट जा रहा है, यहाँ करंट जा रहा है, ये कितना रेजिस्टेंस है उसी के हिसाब से करंट डिवाइड होगा। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट जाएगा, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा करंट जाएगा। अब ज़्यादा करंट जाएगा तो कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा। यहाँ कितना करंट जा रहा है वो इन सारे रजिस्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस चेंज करेंगे वैसे वैसे गैल्वेनोमीटर में भी करंट चेंज होता रहेगा। कोई भी व्हीटस्टोन ब्रिज को हम कहेंगे तब ज़्यादा सेंसिटिव है जब थोड़ा सा ही रेजिस्टेंस चेंज करने पर
इस गैल्वेनोमीटर में एकदम काफ़ी ज़्यादा करंट चेंज हो जाए तो ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज को हम कहते हैं मोर सेंसिटिविटी, या मतलब कि उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है। फिर से समझिए, अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट शोज अ लार्ज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर और फॉर अ स्मॉल चेंज ऑफ रेजिस्टेंस इन द रेजिस्टेंस आर्म्स। इसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस चेंज करने पे काफ़ी चेंज हो जाए करंट में, उसे हम कहते हैं सेंसिटिव व्हीटस्टोन ब्रिज। बात आई सर रेजिस्टेंस कैसे चेंज करेंगे? सर यहाँ तो ये फिक्स लगा रखे हैं रेजिस्टर्स, हाँ बेटा फिक्स लगा रखे हैं, या तो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस चेंज करो, दूसरा रेजिस्टर लगाओ, या जनरली क्या किया जाता है, इसमें एक रेजिस्टेंस जो यहाँ पे P लगा हुआ है, इस P रेजिस्टर की जगह यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया जाता है। रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया जाता है। रेजिस्टेंस बॉक्स आपने प्रैक्टिकल लैब्स में देखा होगा, फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट अगर आपने करे हैं तो वो रेजिस्टेंस बॉक्स इस तरीके से कुछ कीज़ होती हैं, एक संदूकची टाइप होती है, संदूकची टाइप, उसमें ऐसे ब्लैक कलर की की होती हैं, वो उसमें लगानी होती हैं, उसमें लिखा होता है 1, 2 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम। वो एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें हम कीज़ लगा के जो भी रेजिस्टेंस चाहें वो सर्किट में इंक्लूड कर सकते हैं। कैसे वर्किंग होती है, प्रैक्टिकल कहाँ होते हैं, प्रैक्टिकल्स की एक हम अलग सीरीज़ बनाने वाले हैं, बीच में जैसे भी टाइम मिलेगा उसमें मैं आपको पूरे प्रैक्टिकल्स जो आपके स्कूल्स में इंक्लूडेड हैं बोर्ड्स में, वो पूरे हम यहाँ पे बढ़िया से समझा के डिटेलिंग में करवा के दिखाएंगे। फिलहाल अभी मान लो रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम किसी सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस चेंज कर करके गैल्वेनोमीटर में कुछ ऐसे किया जाता है करंट जीरो हो जाए। ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज जिसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस चेंज करने पे गैल्वेनोमीटर में काफ़ी तेजी से डिफ्लेक्शन हो, काफ़ी तेजी से पीछे आ जाए या काफ़ी तेजी से आगे चले जाए उसकी सुई, उसे हम सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कहते हैं। और सेंसिटिव व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। सेंसिटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, या यहाँ सेंसिटिविटी से क्या लेना देना है, सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाएंगे कैसे कम करेंगे, वो सब आगे की बात है। अभी सिर्फ नोट कर लो 1 नंबर के लिए। फिलहाल ये हो गई आपकी सेंसिटिविटी। अभी बात आई कि व्हीटस्टोन ब्रिज, जैसे मैंने अभी सबसे पहले बोला था, किस लिए यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। बात आई सर अननोन रेजिस्टेंस तो हम ओम्स लॉ से भी प्रूव कर सकते हैं, जो उसका एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन है। कैसे कर सकते हैं? जैसे अभी मैंने बताया, एक ये इस तरीके से रजिस्टर है, ठीक है, इस रजिस्टर का अगर हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ये देखिए ये रजिस्टर, तो इसका रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम एक बैटरी लगाएंगे, ठीक है भाई, बैटरी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाएंगे, ठीक है भाई, ये वोल्टेज मेज़र करेगा और एमीटर करंट मेज़र करेगा। जितना भी करंट है इसमें आई पता चल जाए, वोल्ट मीटर से वी पता चल जाए, तो V इक्वल टू आई आर लगा के R इक्वल टू वी अपॉन आई से रेजिस्टेंस निकल आएगा इस अननोन रेजिस्टेंस का। लेकिन प्यारे इससे जो रेजिस्टेंस निकलेगा वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होगा, 100% एक्यूरेट नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं एक्यूरेसी इसमें कि एक्यूरेट रिजल्ट निकले तो उसके लिए व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ किया जाता है। बोले सर यहाँ पे एक्यूरेट क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके 3 रीजंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए कि ये व्हीटस्टोन से रेजिस्टेंस निकालने के क्या एडवांटेजेस ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस बाय व्हीटस्टोन ब्रिज ओवर अदर मेथड्स। जैसे एक मेथड मैंने ये बताया, तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि ये भैया एक नल मेथड है। नल मेथड का मतलब होता है, नल का मतलब होता है ज़ीरो। ये एक ज़ीरो मेथड है। ज़ीरो का मतलब एक वो मेथड जब हम रेजिस्टेंस तब निकालते हैं जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो ही नहीं होता। यहाँ पे करंट की कोई मेजरमेंट ली ही नहीं जाती हैं रजिस्टर्स में कि कितना रजिस्टर में करंट फ्लो हो रहा है। जब एक बार ब्रिज बैलेंस्ड हो जाता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की जब कंडीशन आ जाती है P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एक्स, यहाँ पे कहीं भी देख लीजिए इस फॉर्मूले में करंट्स तो आ ही नहीं रहे हैं, कितना करंट है या नहीं है। बीच वाले में जब करंट ज़ीरो होता है तब हम ये कंडीशन निकालते हैं, सिंपल रजिस्टर्स की वैल्यू डाल के आप एक्स निकाल सकते हैं। तो ये नल मेथड होता है जिसकी वजह से यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो गैल्वेनोमीटर का क्या रेजिस्टेंस है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि हमने करंट, यहाँ पे करंट चाहिए, वोल्टमीटर चाहे वोल्टेज बताएगा, तो जब इसमें करंट फ्लो होगा बच्चे तो करंट एमीटर में भी तो जाएगा। आप सोचिए जब करंट एमीटर में जाएगा तो एमीटर का भी तो अपना कोई रेजिस्टेंस होगा, और एमीटर के अपने रेजिस्टेंस होने की वजह से, हालांकि कम होता है एमीटर का रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस, लेकिन एमीटर के अपने रेजिस्टेंस होने की वजह से पूरे सर्किट के करंट पे फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। करंट पे फ़र्क पड़ेगा, करंट पे फ़र्क पड़ेगा भैया। जब करंट पे फ़र्क पड़ेगा तो रेजिस्टेंस एक्यूरेट नहीं आएगा ना। लेकिन यहाँ फ़र्क ही नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि नल मेथड में जब गैल्वेनोमीटर में करंट ज़ीरो है, जब उसमें कोई करंट जा ही नहीं रहा है, तो गैल्वेनोमीटर का कोई भी रेजिस्टेंस हो, जैसे यहाँ तो बात नहीं बनेगी, रेजिस्टेंस से फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस कुछ भी हो गैल्वेनोमीटर का, जब उसमें करंट जा ही नहीं रहा है तो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये नल मेथड है, जिसकी वजह से एक्स की वैल्यू एक्यूरेट निकलती है। दूसरी बात, यहाँ पे कहीं भी मेजरमेंट ऑफ करंट नहीं हो रहे हैं कि किस रेजिस्टर में कितना करंट है, इसका मेजरमेंट नहीं है कोई, सो दैट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर डू नॉट अफेक्ट द मेजरमेंट्स। तो आप यहाँ पे कहीं भी एमीटर वोल्टमीटर लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि ये जो डेरिवेशन आई है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की, इसमें करंट का मेजरमेंट कहीं पे है ही नहीं, सिर्फ गैल्वेनोमीटर का करंट ज़ीरो करना है। और दूसरी बात आप यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर जैसे मैंने कहा एमीटर का अपना रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से पूरे सर्किट पे फ़र्क पड़ेगा। ऐसे ही भैया बैटरी जो लगाई है, बैटरी का भी तो अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। लो, अभी तो इसका ही था, फिर इसका ले लिया, फिर इसका भी जब रेजिस्टेंस इंक्लूड करेंगे तो फिर करंट पे फ़र्क पड़ेगा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस पे, वोल्टेज ड्रॉप पे फ़र्क पड़ेगा, तो फिर इंटरनल रेजिस्टेंस पे फ़र्क से की वजह से फ़र्क पड़ने वाला है ना पूरे सर्किट पे। लेकिन यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ कोई भी रेजिस्टेंस लगा दीजिए, कोई भी रेजिस्टेंस लगा दीजिए, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस ले लीजिए, बीच में लगा दीजिए, अब यहाँ कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है। सिंपल दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस है, हमें इसकी करंट की देखनी है, ना कि पूरे सर्किट की। तो इसलिए बाहर के इंटरनल रेजिस्टेंस से भी होने से यहाँ पे रीडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीन वजह हैं जिसकी वजह से इस मेथड से एक्यूरेट रीडिंग हमने मिलती है। ठीक है प्यारे। अच्छा, छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद अभी मैं न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ, लेकिन एक बात ये नोट कर लीजिए, आपके लिए नॉलेज बूस्टर होने वाली है, एडिशन करने वाली है आपकी नॉलेज में। क्या बातें ये बच्चे आपके वाइवा में भी पूछी जाती हैं, आपके कंपटीशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक एक नंबर में ऐसे पूछ लेंगे, या फिर 12th क्लास के बोर्ड्स में भी एक एक नंबर में पूछी जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अंदर की बातें यहाँ बताई गई हैं। क्या है? सबसे पहले तो ये मैं ऑलरेडी पहला पॉइंट बता चुका हूँ, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है, बैलेंस यानी जब बीच में कोई भी करंट नहीं जाता, तो बी और डी में से किसका हाई पोटेंशियल होगा? ऑब्वियसली बी एंड डी दोनों सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे, क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो दे विल बी एट सेम पोटेंशियल। ठीक है, वी बी इज इक्वल टू वी डी। ठीक है। अच्छा, अब बात आई दूसरी कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, मैंने सेंसिटिविटी अभी आपको बताया था क्या होती है। सेंसिटिविटी तो जो होती है वो होती है, लेकिन अगर हम एक्यूरेट रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसकी सेंसिटिविटी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा। क्यों? वो एक आगे की बात है, स्लाइड वायर ब्रिज में बताऊंगा। फिलहाल बात आई कि इसकी सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाई जाए, वो भी आगे। लेकिन अभी एक पॉइंट सुन लो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे ज़्यादा सेंसिटिव तब होता है जब ये चारों रजिस्टर्स सेम ऑर्डर के हों। सेम ऑर्डर, व्हाट डू यू मीन बाय सेम ऑर्डर? सेम ऑर्डर का मतलब ये है कि जैसे अगर ये हंड्रेड्स की रेंज में है, 10 टू द पावर 2 के ऑर्डर का है, हंड्रेड्स का मतलब होता है 10 टू द पावर 2, जैसे ये 100, ये 150, ये 200, ये 300, सब 100 के ऑर्डर के हैं, तो इसका मतलब इनका ऑर्डर सेम है। सबका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये 100 है तो ये 1000 है, ये 10,000 है तो ये 1,00,000 है, सबका ऑर्डर अलग हो गया, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3 नहीं, या तो सब हजार की रेंज के हों, सब 10,000 में हो, 10,000, 20,000, 30,000। अगर सेम ऑर्डर के हैं तो ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होगा और सबसे अच्छा रिजल्ट देगा। ध्यान रख लीजिए, नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जाना है। क्यों? वो अभी आगे पता चलेगा, अगले लेक्चर स्लाइड वायर ब्रिज में मैं इसकी डिटेलिंग देने वाला हूँ। फिलहाल बोल रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बोल रहे हैं कि बताइए अगर गैल्वेनोमीटर और ये जो बैटरी है V वोल्ट की, अगर इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? मतलब तब भी क्या जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन थी P/Q = R/X,
क्या उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? आंसर सुन लो, चाहे गैल्वेनोमीटर ऊपर रख लो चाहे नीचे रख लो, बैटरी को ऊपर नीचे गैल्वेनोमीटर से अगर रिप्लेस भी कर दो ना, एक्सचेंज कर दो, तब भी जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है वो वैसे की वैसे ही रहेगी, पूरे सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ना। ऐसा कैसे, ज़रा देखिए, ध्यान से देखना। जैसे बच्चे ये इस तरीके से 2 रजिस्टर्स ऊपर हैं, 2 रजिस्टर्स नीचे हैं और बीच में गैल्वेनोमीटर है, और इधर बैटरी है। बच्चे ये है रेजिस्टेंस आपका P, Q, R और ये X। ये नाम क्या है? A, B, C, D। बीच में लगा है आपका गैल्वेनोमीटर और इधर लगी है आपकी बैटरी। अभी बात ये आई बच्चे कि अगर यहाँ गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी कर दें, ये लो बैटरी कर दी, और बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर कर दें, तो क्या कोई फ़र्क पड़ना है? लेट्स सी बच्चे, आप देखिए, अगर इस डायग्राम को, इस सर्किट डायग्राम को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखें तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही डायग्राम बन जाएगा। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं? चलो लेट्स सी पहले देख लें फिर सुनना क्या बोल रहा हूँ। जैसे आप ये देखो, बैटरी यहाँ बनी हुई है। बैटरी कौन से 2 पॉइंट्स के बीच लगी है? B और D के बीच लगी हुई है। आप क्या करिए, बैटरी ऐसे ही बना लीजिए, ये लीजिए बैटरी बना लीजिए, कौन से 2 पॉइंट्स के बीच? B और D के बीच। ये जो सर्किट डायग्राम है इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ सेम पॉइंट्स के साथ, बिल्कुल वैसे का वैसे ही, जैसे लगी हुई है वैसे ही लगा रहा हूँ। बस यहाँ की बजाय मैंने नीचे बना ली, लेकिन पॉइंट्स वही हैं, B और D। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये जो B और D से बैटरी लगी थी, इस B से 2 रजिस्टर्स निकल रहे हैं, एक P निकल रहा है, एक Q निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो B है, चलो B को यहाँ ना बनाने की बजाय यहाँ बना लूँ इस तरीके से, ये B और ये D यहाँ बनाने की बजाय यहाँ लिख दूँ D। B से 2 रजिस्टर्स निकल रहे हैं, एक P और एक Q। ये लीजिए, एक P निकाल दिया, एक Q निकाल दिया, ये आ गया P और ये आ गया Q। ठीक है, P कहाँ जाके ख़त्म हो रहा है? A पे, तो P को ख़त्म कर दीजिए A पे। जबकि ये Q कहाँ जाके ख़त्म हो रहा है? C पे, तो इसका नाम लिख दीजिए C। ठीक है भाई, अब देखिए A से फिर एक रजिस्टर निकल रहा है जो D पे जाके ख़त्म हो रहा है। R कहाँ लगाए? A और D के बीच। R लगा दीजिए A और D के बीच, और X लगा दीजिए D और C के बीच। D कहाँ है? DA है, CA है। ये लीजिए X लगा दिया D और C के बीच। देखिए जो ये डायग्राम था वही बना रहा हूँ, कुछ नया नहीं बना रहा हूँ। और गैल्वेनोमीटर कहाँ लगा है? A और C के बीच। तो गैल्वेनोमीटर को A और C के बीच लगा दीजिए। A ये है, C ये है, A ये है, C ये है। अरे देखना जरा, बिल्कुल वही बन गया, नहीं बन गया? यहाँ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन P/Q इज इक्वल टू R/X होती है, और यहाँ पर देखिए अगर आप P/R इज इक्वल टू Q/X करें तो Q नीचे ले आए, P/R इज इक्वल टू Q/X, Q इधर ले आए, P/Q इज इक्वल टू R/X। देखिए वही चीज़ निकल के आ गई। तो चाहे ऐसे बनाएं चाहे ऐसे बनाएं, मतलब गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन अगर इंटरचेंज भी कर दें तो देयर विल बी नो अफेक्ट। किस चीज़ पे? देखिए, इफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस, अगर बैलेंस्ड है तो on interchanging the positions of galvanometer the battery is no effect on the balance of bridge। ऐसा नहीं बैटरी इधर लगा दें तो बैलेंसिंग पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई करंट के डिस्ट्रीब्यूशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई द आर्म्स BD एंड AC आर कॉल्ड कॉन्जुगेट आर्म्स। ये जो BC और AC, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, BD एंड AC, सॉरी, ये जो BD है, BD वाला और यहाँ देखिए AC वाला, इधर BD था इधर AC है, ये दोनों आर्म्स को इंटरचेंज कर दें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए BD एंड AC आर कॉल्ड कॉन्जुगेट आर्म्स। देखिए यहाँ थोड़ी अलग बात आ गई, नाम याद कर लो, कहीं पे MCQ में पूछा जा सकता है कि इसे क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट आर्म्स।
ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चंस की। बेटा यहाँ सारे 5-6 क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ। पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे जाने वाले हैं, आखिरी में मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट और गारंटेड है कि वो एग्जाम में अगर बोर्ड की बात कर रहे हैं तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस पे बेस्ड आप बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी ऐसे चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। जल्दी से देखिए बच्चे, यहाँ बोल रहे हैं फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस एक्स इन सर्किट शोन इन द फिगर व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू 5 ओम रजिस्टर। कह रहे हैं इस x की वैल्यू निकालो अगर 5 ओम वाले में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। अरे भैया ये तो 1 2 बीच में ब्रिज, अरे ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज तो है, बैलेंस्ड है या नहीं है? ये नहीं कि जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज दिखा कि 2 इधर से निकले 2 इधर ज्वाइन हुए और बीच में एक रजिस्टर है, व्हीटस्टोन तो बन जाएगा। बैलेंस है कि नहीं है? बैलेंस है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि बीच वाले में कोई भी करंट नहीं जा रहा है, इसका करंट 0 है जब ब्रिज का, तो बेटा ये बैलेंस्ड हो जाता है। और बैलेंस होने से दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो जाता है। तो ये लीजिए x अपॉन 18 इज इक्वल टू 2 अपॉन 6, सिंपल, 6 1 जा 6 3 जा, x इज इक्वल टू 6 ओम। यही हमने यहाँ पे निकालना था, x की वैल्यू, ये आपकी आ गई 6 ओम। इसमें एक चीज़ ये भी पूछ सकते हैं कि कैलकुलेट द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड करंट फ्रॉम द बैटरी। बच्चे अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, इसका 6 ओम आ गया। आप देखिए बीच में जब करंट नहीं जा रहा है तो भैया जो बीच में जिसमें करंट जा ही नहीं रहा है उसके होने या ना होने से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, उसका कोई वजूद ही नहीं है। जब उसका कोई वजूद ही नहीं है तो उसे हटा दीजिए ना, ये लीजिए हटा दिया ना। ये हटाने के बाद आप साफ साफ देख रहे हैं ये दोनों सीरीज़ हो गए, ये एक दूसरे से सीरीज़ हो गए, तो सीरीज़ का निकाल लीजिए 6 और 18 का 24, ऊपर का 24 और नीचे 2 और 6 सीरीज़ में हो गए 8 हो गया, तो ऊपर 24 और नीचे 6 प्लस 2 हो गया 8। ये दोनों साफ साफ आप देखिए पैरेलल में हो गए, पैरेलल का निकाल लीजिए 8 इंटू 24 अपॉन 8 प्लस 24 जो मैंने लिख दिया 32, 8 प्लस 24 ये कट गया, 1 जा 4 जा 4 1 जा 6 जा। ओवरऑल रेजिस्टेंस भी अगर देखें तो 6 ओम आ गया, ओवरऑल रेजिस्टेंस 6 ओम है, ओवरऑल बैटरी 6 वोल्ट है, तो इससे करंट कितना निकलेगा, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ऐसे इसका आप करंट भी निकाल सकते हैं अगर वो पूछेंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? पॉज करके जल्दी से अपने आप करिए फिर आगे बढ़िएगा। मैं जितने भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ बच्चे, ये टीपना नहीं या सिर्फ मूवी की तरह मत देखना। अगर वाकई में अपने दिमाग में ज़िंदगी भर के लिए बसाना चाहते हो, कम से कम बोर्ड्स के लिए या कंपटीशन के लिए, तो ये मेरे साथ साथ आप खुद करते जाएंगे। यहाँ जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे ऐप का लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए भी पूरे चैप्टर के टॉपिक वाइज मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, बढ़िया बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चंस, लगाइए और मज़े करिए। ठीक है, बात आई अगले क्वेश्चन की, कह रहे हैं कैलकुलेट द करंट। बच्चे वो जो असाइनमेंट होगी उस असाइनमेंट में स्टार बने होंगे क्वेश्चंस पे, जिन क्वेश्चन पे भी स्टार बने हैं दैट मीन्स वो सॉल्व हैं, और जिन सॉल्व का मतलब वीडियो में सॉल्व कराए हैं, और जिन पे स्टार नहीं बने हैं वो अनसॉल्व हैं, वो आपको खुद करना है। तो कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स। इस तरीके से एक नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर है, ऐसा क्वेश्चन मैंने एक पहले इसी यूनिट में शुरुआत में सीरीज पैरेलल सर्किट में कराया था। आप देखिए एक बार फटाफट जल्दी से देख लीजिए क्या है इसका। आपको निकालना है करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। क्या आपको दिख रहा है यहाँ कोई सीरीज है, कोई पैरेलल है? नहीं। याद कर लीजिए ये एक तरीके का व्हीटस्टोन ब्रिज है जो दिखने में व्हीटस्टोन नहीं लग रहा है लेकिन मॉडिफाई करके व्हीटस्टोन आने वाला है। कैसे मॉडिफाई करेंगे? ए पॉइंट देखिए जरा, ए पॉइंट से कितने रजिस्टर्स निकल रहे हैं, एक 1 ओम का एक 2 ओम का। तो लीजिए एक 1 ओम का निकाल दीजिए जल्दी से, और एक निकाल दीजिए आपका 2 ओम का। 1 ओम वाला कहाँ जाके खत्म हो रहा है? बी पे, ये लीजिए बी। और 2 ओम वाला कहाँ जाके खत्म हो रहा है? डी पे, ये लीजिए डी बना दिया। ठीक है,
अब ये हो गया 5 ओम वाला किसके बीच है, बी और डी के बीच, बी और डी के बीच 5 ओम वाला बना दीजिए, लीजिए 5 ओम बना दिया। और फिर 2 ओम वाला है बी से स्टार्ट होके सी पे ख़त्म, 2 ओम वाला बी से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म कहाँ हो रहा है, सी पे, सी एक अलग पॉइंट बनाना पड़ेगा। जबकि ये 4 ओम वाला डी और सी के बीच है, डी और सी के बीच बना दीजिए 4 ओम। अरे भैया बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और यहाँ बैटरी लगा दीजिए ए और सी के बीच कितने वोल्ट की, 4 वोल्ट की। अब जरा देखना क्या बैलेंस है कि नहीं है, 1/2 और 2/4। अरे ये तो रेशियो सेम आएगा, 1/2 भी और 2/4 भी सेम रेशियो आएगा। सेम रेशियो यानी बीच में कोई करंट नहीं जाएगा। लो इसका वजूद मिटा दो, वजूद मिटा दिया। अरे बहुत ही सिंपल हो गया भैया, आप कर लेना। ऊपर वाला सीरीज डायरेक्ट कर रहा हूँ, ऊपर वाला सीरीज 3 ओम हो गया, नीचे वाला सीरीज 6 ओम हो गया। 6 और 3 का पैरेलल में आ जाएगा आपका 2 ओम, रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम, वोल्टेज हो गया 4 वोल्ट। I = V/R = 2 एम्पियर। चुटकियों का खेल है, ये ओरली सॉल्व होने चाहिए आपके। इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आपकी कि एग्जाम में अगर एमसीक्यू में आ जाए ये बनाने की भी जरूरत ना पड़े, देख के खट 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 खट। ठीक है प्यारे, चलिए स्पीड मैटर्स, और स्पीड आती है प्रैक्टिस से, इसलिए प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं करिए। ठीक है, चल दें अगले क्वेश्चन पे। चलिए बात आई क्वेश्चन इस तरीके का, ऐसे क्वेश्चन है, कह रहे हैं ये सारे रजिस्टर्स R है। अरे देखने में तो बड़ा ही खतरनाक, सी के बीच, ए और सी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। अरे भैया ये कैसे करेंगे, अरे भैया इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं जनरली जिन 2 पॉइंट्स के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है वो 2 पॉइंट्स बाहर होते हैं जिनके अक्रॉस हम बैटरी लगाते हैं। ये इसने ना डायग्राम के अंदर ही डाल दिए ए और सी। तो ऐसे क्वेश्चन में आप वो 2 पॉइंट जो डायग्राम के अंदर पड़े हुए हैं उनको पकड़ के बाहर निकालो, उस डायग्राम को खोल लो, डाइसेक्शन कर दो तो समझ में आ जाएगा। डाइसेक्शन करने का मतलब ये है कि ए को पकड़ के ऐसे इधर से बाहर की तरफ ले आओ, ऐसे ही सी को पकड़ के ऐसे बाहर की तरफ ले आओ। बच्चे जब सी को पकड़ के ऐसे बाहर लाओगे तो आप देखो क्या होगा, ये 3 रजिस्टर तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये देखो ये 3 वैसे के वैसे ही रहेंगे, जो इधर की तरफ सी था वो ऐसे आ जाएगा सी। मानते हो कि नहीं मानते हो? ऐसी जब ए को पकड़ के इधर लाओगे तो ए के साथ साथ ये 2 तार जुड़े हुए हैं, जब ए को इधर ला रहे होगे तो ये भी तो पलट के, जैसे कपड़ा इस तरीके से तय करा हुआ ऐसे रखा है, जब कपड़े को खोलोगे तो इधर की तरफ आएगा, तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे ये वाला आर और आर इधर की तरफ खुल जाएगा और ए इधर की तरफ। देखो ए को पकड़ के आप जब ऐसे लाए तो ये डायग्राम ऐसे हो जाएगा, खुल के ऐसे आ जाएगा। अरे बन गया भैया व्हीटस्टोन ब्रिज। एक पॉइंट से 2 रजिस्टर्स निकल रहे हैं, फिर वो 2 मिल रहे हैं एक पॉइंट पे और इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस, ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में रेशियो देखो कहीं बैलेंस तो नहीं है, दिस अपॉन दिस, R/R कितना आएगा 1 और इधर R/R 1, रेशियो सेम है, बैलेंस्ड है। बीच वाला हटा देंगे। अरे बीच वाला हटाते ही ऊपर दोनों सीरीज, नीचे दोनों सीरीज, सीरीज ऊपर वाले का हो जाएगा 2R, नीचे वाले का हो जाएगा 2R और 2R को पैरेलल में कर दो, अपने आप निकालो। 2R को पैरेलल में करने पर 2R का आधा ही हो जाना है, आंसर हो गया R। ओरल क्वेश्चंस हैं ये सारे, बहुत ही सिंपल से हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखना, व्हीटस्टोन देखते समय 2 इधर से निकले, 2 इधर आके जुड़े, रेजिस्टेंस बीच में होना चाहिए इन दोनों के, कहीं ऐसे हो जाए, इसकी जगह ऐसे हो जाए तब इसे व्हीटस्टोन मत कह देना। जैसे एक रजिस्टर ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है, अगर ये ऐसे तार लगे हैं और बीच में रेजिस्टेंस है तभी ये व्हीटस्टोन होगा। अगर ऐसे हो जाए तो इसे व्हीटस्टोन मत कह देना। ये तो सिंपल सीरीज पैरेलल से निकाल लोगे, ऊपर वाला सीरीज, नीचे सीरीज, फिर तीनों पैरेलल। हाँ लेकिन अगर ये तार ऐसे होने की बजाय इधर से होंगे तो इधर से 2, इधर से 2, बीच में एक, तब ये व्हीटस्टोन बन जाएगा। ठीक है प्यारे, चलिए उम्मीद है समझ पा रहे होंगे, इजी से है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ मज़े आने वाले हैं अगले कुछ क्वेश्चंस में, कुछ अलग तरीके का एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बेहद इम्पॉर्टेंट है, बेहद इम्पॉर्टेंट। ठीक है प्यारे,
बात आई कि ये आपका हो गया ये वाला ठीक है। नेक्स्ट बात आई बच्चे आपके, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मार्क करिए से, दिमाग, आँख, कान सब चीज़ें खोल लो और ध्यान से देखो। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है? बोले सर इसमें क्या है? सर ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। सर व्हीटस्टोन है तो बीच का रजिस्टर हटाएंगे, आसानी से आ जाएगा। इसमें क्या बढ़िया क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है सारे। अरे ध्यान से देखो जरा, पॉज करो। व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है? है। बैलेंस्ड है कि नहीं है? 10/5 कितना होता है? 10/5 होता है आपका 2/1, और इधर है 5/10। 5/10 होता है आपका 1/2। अरे ये इसके इक्वल नहीं है। व्हीटस्टोन बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है तो बीच का नहीं हटा सकते। बीच का नहीं हटा सकते तो फिर ये दोनों सीरीज नहीं होंगे, बीच में तार कटेगा, सीरीज नहीं होंगे। फिर ओवरऑल रेजिस्टेंस इसका कैसे निकालें सर जी? कैसे निकालें ओवरऑल रेजिस्टेंस? बच्चे ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें ये बैलेंस नहीं है तो कैसे निकालेंगे? ऐसे मैंने पिछले लेक्चर में क्यूब के क्वेश्चंस कराए थे। क्यूब के कराए थे कि नहीं कराए थे? क्यूब के कराए थे। उसमें हमने क्या किया था, एक बाहर से हाइपोथेटिकल बैटरी लगा दी थी V वोल्ट की। तो इसमें क्या होगा, V वोल्ट की बैटरी लगाएंगे इस तरीके से, V वोल्ट की बैटरी, जिससे हम निकालेंगे करंट I। अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना है तो करंट का बीच में ब्रेकअप करेंगे और किसी तरीके से कोशिश करेंगे कि टोटल V अपॉन टोटल I निकल आए इक्वेशंस बना के। अगर टोटल V अपॉन टोटल I हमारा निकल आया, अरे तो टोटल V अपॉन टोटल I तो टोटल R होता है, तो ऐसे टोटल R हम निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। फिलहाल टोटल R निकालने के साथ साथ यहाँ पे आपसे ये भी पूछा है कि फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच, हर ब्रांच का करंट पूछा। बीच में मत कह देना जीरो होगा, बैलेंस में होता है, बीच में जीरो इसमें नहीं होगा। चलिए करंट निकालना शुरू करते हैं। यहाँ पे नीचे भी एक रजिस्टर दे रखा है, इसको मत भूल जाना। ये इस तरीके से आया I, ठीक है, इधर से I, ये V वोल्ट 10 वोल्ट दे ही रखा है, ठीक है, तो 10 लेके करेंगे I। इधर करंट गया बच्चे, इधर मान लें I1 करंट गया, तो इधर कितना जाएगा? I आ रहा था, I में से I1 इधर चला गया। I2 मत लेना, फालतू में एक वेरिएबल बढ़ जाएगा, इधर ले लो I माइनस I1, ठीक है। एक बात और प्यारे, जैसे बैलेंस नहीं होगा व्हीटस्टोन ब्रिज तो बीच का नहीं हटाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन स्पेशल है, बैलेंस भी नहीं है। और एक खास बात और, इसका रेशियो 10:5 यानी 2:1 है, जबकि इसका 1:2 एग्जैक्टली उल्टा है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं जिसमें एग्जैक्टली उल्टा होता है रेशियो, ध्यान से सुनना, एग्जैक्टली उल्टा होता है रेशियो, उसमें हम कुछ सिमेट्री के हिसाब से करते हैं। वो ये कि इधर जैसे करंट टूटा 10 ओम में और 5 ओम में, तो इधर देखो मिल भी उसी में रहा है, 5 ओम में और 10 ओम में। तो इधर अगर 10 ओम जिस हिसाब से इधर टूटा है उसी हिसाब से इधर मिलेगा भी, यानी इधर I1 और I माइनस I1 टूटा है तो मिलेंगे भी इधर I1 और I माइनस I1। मतलब अगर इधर से 10 ओम वाले में I1 है तो इधर से भी 10 ओम वाले में I1 होगा, और 5 ओम वाले में I माइनस I1 है तो इधर से 5 ओम वाले में I माइनस I1 होगा। बात आई बीच की, बीच का करंट जीरो मत कर देना, बैलेंस नहीं है। यहाँ पे जंक्शन रूल लगा दो। जंक्शन रूल के हिसाब से अगर हम ये x ले लें तो बताइए इस पॉइंट पे एंटर कौन कौन कर रहा है और लीव कौन कौन कर रहा है? साफ साफ एंटर कर रहे हैं I1 और x, सॉरी गलत बोल दिया, I1 एंटर कर रहा है जबकि x और ये लीव कर रहा है, यानी सम ऑफ करंट एंटरिंग इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग। तो प्यारे उसके हिसाब से आपका x आ गया 2I1 माइनस I, तो यहाँ लिख दे रहे हैं कितना, 2I1 माइनस I। सारे ब्रांचेस के करंट लिख दिया। अब लूप रूल लगा दो। लूप रूल कितने अननोन है आपके पास? एक I अननोन है और एक I1 अननोन है, तो दो इक्वेशंस चाहिए होंगी आपको। दो इक्वेशन चाहिए, इन दोनों लूप की लगा दो, चाहे एक बाहर वाले की लगा दो। चलो एक बाहर वाले की लगाते हैं। बाहर वाला लूप लें, 1 लूप क्लॉकवाइज लिया है, तो लूप 1 में क्या आएगा बच्चे? लूप 1 में टोटल वोल्टेज कितना है? टोटल वोल्टेज है आपका 10। अच्छा, तो टोटल वोल्टेज के बाद IR इधर की तरफ लिखेंगे। IR के लिए R कितने आ रहे हैं इस बाहर वाले सर्किट में? 1,
2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अरे 2 रजिस्टर नहीं है भैया, ये भी है, इसको मत भूल जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूरा सेम वैल्यूज के साथ आएगा। ये 3 रजिस्टर हैं और तीनों का करंट का डायरेक्शन देखें, ऐसे 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 करंट सेम डायरेक्शन में है लूप के, तो तीनों का प्लस आएगा। दिस इंटू दिस पहला लिख दे रहे हैं 5 इंटू आई माइनस आई वन प्लस 10 इंटू आई वन, और सबसे नीचे आ रहा है 10 इंटू आई प्लस 10 इंटू आई। तो ये कितना बन गया आपका, पूरी इक्वेशन को 5 से काट दीजिए तो ये बन गया आपका 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 2 जा, तो ये बन गया 2 इज इक्वल टू आई माइनस आई वन प्लस 2 आई वन प्लस 2 आई। डायरेक्ट लिख दूं तो ये हो गया 3 आई, ये ठीक है 3 आई, और ये हो गया आपका माइनस का प्लस आई वन इज इक्वल टू 2। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है। दूसरी इक्वेशन लूप के लिए 2 लेना पड़ेगा। लूप 2 कौन सा ले लें, चाहे इस वाले का ले लो चाहे इस वाले का, चलो इधर वाले का ले लेते हैं, वो भी क्लॉकवाइज, कैसे भी ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी, या बाहर वाले ऐसे भी लूप ले सकते हो, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। चलो फिलहाल हम अंदर वाला ले रहे हैं। टोटल ईएमएफ तो है बेटा 0, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सेल नहीं है। आईआर जल्दी से बताओ कितने होंगे, कितने हैं इसके अंदर आईआर, आईआर 3 हैं, तीनों का साइन बताओ, अपने आप बोलते जाओ वहीं पे बैठे बैठे मुंह से। इसका साइन क्या होगा, लूप ऐसे जा रहा है तो I1 का साइन प्लस I2 का साइन, ये X का साइन, ये जो करंट है इसका साइन, करंट नीचे आ रहा है प्लस, जबकि ये करंट ऐसे जा रहा है और लूप ऐसे है तो इसका माइनस। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ दिस इंटू दिस, यानी 10I1 प्लस में प्लस 5 इंटू 2I1 माइनस आई, 5 इंटू 2I1, अब इधर आए माइनस 5 इंटू दिस, ये माइनस 5 इंटू आई माइनस I1, ठीक है। अभी इसको फिर 2 से 5 से काट दो, 5 2 जा 5 1 जा 5 1 जा, 0 इज इक्वल टू 2I1 प्लस 2I1 माइनस आई प्लस I1। ये आपका बन गया I और I मिलके हो जाएगा 2I, जो इधर आके प्लस हो जाएगा प्लस 2I, और ये हो जाएगा 4 और 1 5, और इधर आके हो जाएगा माइनस 5I1 इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। अब ये और ये, इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ऐसा करो, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 5 से करो तो ये कितना हो जाएगा 15I, ये कितना हो जाएगा प्लस 5I1, और ये कितना हो जाएगा 10। इन दोनों को ऐड दो तो ये कॉच गया, ये हो गया 17I इज इक्वल टू 10। ये लीजिए I आपके पास आ गया 10/17, एक चीज़ आ गई तो बाकी सब आई जाएंगी। I से I1 भी निकाल लो, ये लो 3I प्लस I1 इज इक्वल टू 2, यानी 3 इंटू 10/17 करूँ 30/17 प्लस I1 इज इक्वल टू 2, यानी I1 इज इक्वल टू 2 माइनस 30/17, ये कितना हो जाएगा 34, 4/17 आपका आ गया I2, ठीक है, एम्पियर में। ओके, अभी टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया आपका टोटल V अपॉन टोटल I, टोटल V है 10, जबकि टोटल I आया है 10/17, 10 से 10 कट गया, ये हो गया आपका टोटल रेजिस्टेंस हो गया 17 ओम। फिर हर ब्रांच का अलग अलग करंट है, ये आप लोग अब अपने आप निकाल लीजिए। सबसे पहले AB वाली ब्रांच का करंट निकाल लें, फिर AB वाले के बाद आपका आएगा ये BC, और फिर ये आपका BD, ये सबका आपको अलग अलग निकालना होगा, IAD और IDC। कैसे निकालेंगे, AB वाली में देखें तो I1 होगा, जो भी I1 की वैल्यू है वो लिख दीजिए, BC वाली में I माइनस I1 करके निकाल दीजिए, ऐसी जो जिसमें कराए माइनस प्लस करके सारे करंट निकाल के ये चेक करिए कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है प्यारे, करिए सॉल्व पॉज करके, फिर इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। बच्चे ये पॉज करके पूरा देखिए, फिर इसके बाद आपको मैं एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्लास वर्क अभी और कराने वाला हूँ, और मुझे ये देखना है कि सबसे पहले ये मेरे को कौन आंसर करता है। सबसे पहले आंसर पाने वाले का जो नाम है, अगली जो भी लाइव क्विज होगी उसमें टॉप 4 बच्चे जो सबसे पहले आंसर देंगे उनका नाम विल बी displayed on the screen on our next live quiz। ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन ये है कि एक इस तरीके से वायर्स हैं, कितने वायर्स के टुकड़े लगाए हैं, 1 2 3 4 5
6 7, ठीक है, ये 7 टुकड़े हैं, ओके, A B C D E F, 7 टुकड़े हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ईच वायर हैव रेजिस्टेंस कितना, हैव रेजिस्टेंस, आपका रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10 ओम, हर वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम 10 ओम 10 ओम है। यू हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड D। A और D के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, जल्दी से नोट करिए। टॉप 4 बच्चों का जो सबसे पहले आंसर देंगे उनका नाम और आंसर विल बी डिस्प्लेड ऑन अवर नेक्स्ट लाइव क्विज। ठीक है बच्चे, चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द 4 आर्म्स ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो 4 आर्म्स आपको दिखा रखे हैं, इसके चारों आर्म्स की अब की बार हीट निकालनी है। हीट का फॉर्मूला तो मालूम है आपको, क्या होता है, I² RT। चारों की हीट कैसे निकालें भैया, हीट के लिए R चाहिए होगा और I चाहिए होगा और T। हीट नहीं निकालनी है, उनकी हीट्स का रेशियो निकालना है। रेशियो कुछ ऐसे डिवाइड करके TT तो कट जाने वाला है, I भी कैसे कटेगा वो देखते हैं। बच्चे ये अपने तरीके का अलग क्वेश्चन है, कैसे करेंगे ज़रा देखिए। बच्चे इसमें ये करेंगे कि आप अगर देखिए यहाँ से करंट निकलेगा, जो भी बैटरी यहाँ से करंट निकलेगा, आपको मालूम है यहाँ दे रखा है व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको सही कर लीजिए। हीट प्रोड्यूस इन द आर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज विच इज बैलेंस्ड है, मान लीजिए कि ये बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड का मतलब बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, और बेटा बीच में अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा तो पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D, ये दोनों इक्वल होंगे। पोटेंशियल इक्वल होने का मतलब ये है कि मान लीजिए बैटरी 10 वोल्ट की है तो A पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा +10, और इन दोनों का इक्वल है, इसका मतलब जितना पोटेंशियल यहाँ गिरेगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ गिरेगा। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप देखिए A पॉइंट तो सेम है, आप देखिए VA माइनस VB करें अगर, और VA माइनस VD करें, तो बच्चे आप देखिए VA माइनस VB और VA माइनस VD, इन दोनों का पोटेंशियल यानी पोटेंशियल थ्रू R1 एंड पोटेंशियल थ्रू R2 ये इक्वल होगा नहीं होगा। फिर से बोल रहा हूँ, पोटेंशियल AB के अक्रॉस और पोटेंशियल AD के अक्रॉस इक्वल होगा कि नहीं होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि भैया आप देखिए VA माइनस VB और VA माइनस VD, आप देखिए VB और VD तो दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं बच्चे, तो फिर ये और ये इक्वल हुआ नहीं हुआ। A और B के अक्रॉस का पोटेंशियल और A और D के अक्रॉस का पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला IR होता है। A और B के बीच करंट है I1, जबकि A और D के बीच है I2। यहाँ पे R1 R2 लिख दें तो ये हो जाएगा I1 × 40, I2 × 60, तो ये आपका आ गया 2 2 2 3, यानी I1 इज इक्वल टू 3/2 I2, ये आपका निकला। बोले सर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेट्स से आप देखिए बच्चे, आपको हीट्स निकालनी है। फर्स्ट हीट निकालेंगे, सेकंड हीट निकालेंगे, थर्ड हीट, और फिर इन सब का रेशियो लेंगे। फर्स्ट हीट की बात करें, फर्स्ट हीट ये ले लें, ये फर्स्ट हीट जो होगी वो होगी I² RT। इसमें I तो रखेंगे बच्चे I1 आपका कितना आया है, सबको I2 की टर्म्स में कर दो, ये हो जाएगा आपका 3/2 I2 का स्क्वायर। R कितना है इसका 40, ठीक है, और T ले लें T। इसको जब हम खोलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9I2² अपॉन 4 × 40 × T, ये कट गया, ये आपका आ गया 90I2² × T, ये आपका H1 आया। ऐसे ही H2 निकालेंगे बच्चे, इस वाले की हीट अगर निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला I² RT होगा।
आई कितना होगा इसमें, ऑब्वियसली जितना करंट इसमें है उतना ही इसमें जाएगा, क्योंकि बीच में तो कोई जा नहीं रहा है। और बच्चे जब बीच में नहीं जाएगा, कैसे पता चला बीच में नहीं जाएगा? या तो वो क्वेश्चन में देंगे कि ये बैलेंस है, और नहीं तो आप चेक भी तो कर सकते हैं। देखिए दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस है कि नहीं है। 40 अपॉन 60 अगर करेंगे या 40 अपॉन 10 करेंगे और 60 अपॉन 15 करिए तो दोनों सेम आएंगे, दोनों सेम आएंगे, यानी ये बैलेंस है। तो अगर इसने नहीं भी लिखा होता तब भी आप कह देते कि ये बैलेंस है, बीच में कोई करंट नहीं जाएगा, तो जितना करंट यहाँ उतना करंट यहाँ, तो यहाँ का जो करंट होगा वो I1 ही होगा। तो लीजिए I1 आपके लिख दे रहे हैं 3/2 I2 का स्क्वायर, R है 10 और ये T डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। चलिए ये हो जाएगा 9 और अपॉन 4 90 अपॉन 4, दैन इधर आ गया I2 स्क्वायर T, इसको काट पीट कर दीजिए, ये हो गया आपका 2 2 ज़ा 2 45 ज़ा 45 अपॉन 2 I2 स्क्वायर इंटू T। ऐसे ही अपने आप करके H3 निकालिए, H4 निकालिए I स्क्वायर RT से, I स्क्वायर RT से, और फिर इन चारों हीट्स का रेशियो ऐसे करेंगे कि आप देखेंगे चारों में I स्क्वायर R, I स्क्वायर T, इसमें भी I2 स्क्वायर T कट जाएगा और एक वैल्यू निकल के आएगी। वो मेरे को बताइए कि आपकी क्या आ रही है, सही आ रही है नहीं आ रही है, ये मुझे करके आप बताइए। फिलहाल प्यारे पॉज करके पहले ऐसे करिए, फिर आगे बढ़िएगा। और बच्चे आपको ये बता दिया जाए, ये क्वेश्चंस तो आपको यहाँ करने ही करने हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट दे रखी है मैंने, वहाँ डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया बेहतरीन न्यूमेरिकल्स हैं। आज के लिए बच्चे इतना ही है। इसके आगे का बहुत प्यारा, इससे भी प्यारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा? इस पे बेस्ड स्लाइड वायर ब्रिज, और बहुत इंपॉर्टेंट उसके बाद पोटेंशियोमीटर, वो मैं आगे के 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कराऊंगा, जिसके बाद ये पूरी यूनिट ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है बढ़िया लगा होगा। बढ़िया लगा है तो एक जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, और मिलेंगे हम अगले लेक्चर में व्हीट स्टोन में। तब तक के लिए इंतज़ार करिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में।